Welcome to Diplomacy of UPSC, and in this video we are going to start our September monthly magazine series of the Vajiram Raman Ravi, that is the recitals. This is going to be the first video on the first topic, and we are going to start one of the most important topics, that is polity and governance. Clear है? These are the list of articles that are given here. परिवहन पहचान पत्र, Central Empowered Committee, Ladakh Autonomous District Council, National Judicial Data Grid and Portal, E-Courts Project, Aspirational Block District Programs, Skill India Digital, Land Ports Authority of India, International Lawyers Conference of 2023, Promotion of Tribal Products for the Northeast Region, Parliamentary Secretariat, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, कॉफी पोसा एक्ट 1974 का, एंड द लास्ट वन वुड बी द भारत पोस्ट पोर्टल. सो ये आपके आर्टिकल्स रहने वाले हैं. मोस्ट ऑफ देम आर हाईली रेलिवेंट बोथ फॉर प्री एज वेल एज मेंस. सो बिना कंसंट्रेशन लूज किए हुए स्टे ऑन दिस टॉपिक. और इस बार बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं आए हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे, बट फिर भी जितने आए हैं हम उसको होलिस्टिकली एंड कम्प्रिहेंसिवली बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस को कवर अप करेंगे. एंड दिस विड बी द सिंगल वीडियो. मैं इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस को, ताकि आपको मल्टीपल वीडियोस में स्विच करने की ज़रूरत ना पड़े. पहला टॉपिक है परिवार पहचान पत्र. हरियाणा में आप जानते हो इस ईयर इलेक्शंस हैं, आई थिंक इस ईयर ही हैं. तो वहाँ पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि वो जब अगर इलेक्शन में जीत कर के आएंगे दे स्क्रैप द परिवार पहचान पत्र. और ये फ्लैगशिप स्कीम था ऑफ द करंट हरियाणा गवर्नमेंट. ठीक है, बैकग्राउंड में अगर जाएं तो परिवार पहचान पत्र इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द हरियाणा गवर्नमेंट इन द ईयर 2020. द एम ऑफ द स्कीम वॉज टू आइडेंटिफाई ईच पीपल इन हरियाणा एंड कीप देयर बेसिक डेटा, जिसमें उन्हीं फैमिली से उनका डेटा लिया जाएगा विथ देयर कंसेंट इन अ डिजिटल फॉर्मेट. ठीक है. द अपोजिशन ऑन दिस स्कीम क्रिटिसाइज्ड alleging the discrepancies in the data collection and flagging the privacy concerns. मतलब अगर आप किसी भी फैमिली का अगर डेटा को कलेक्ट करते हो there is going to be the privacy concern as well as there was alleged discrepancies. मतलब डेटा लेने में बहुत बार कुछ ना कुछ गड़बड़ी की गई है, ऐसा वहाँ के अपोजिशन पार्टीज के द्वारा जो आरोप है ये लगाया गया था. That is why they have promised कि वो परिवार पहचान पत्र को स्क्रैप कर देंगे वंस दे आर इलेक्टेड टू पावर इन द स्टेट इलेक्शन ऑफ 2024. आधार पहचान पत्र में एक यूनिक आईडी क्रिएट किया जाता है. आप जानते हो आधार कार्ड में भी यू हैव 16 डिजिट्स आईडी. ठीक है, 16 नहीं होता है ना, जो भी आप देख लेना. तो उसमें इस परिवार पहचान पत्र के आईडी में 8 डिजिट्स का आइडेंटिटी नंबर इज़ गिवन टू ईच फैमिली. हर एक फैमिली को एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर मिलता है. who are residing in Haryana as a single unit. All the residing families are required to enroll obligatory, that means compulsorily. ये स्कीम के अंदर में enroll होना compulsory है. ठीक है, to avail yourself as the paperless beneficiary and the faceless beneficiary to the government services. मतलब अगर आपको गवर्नमेंट की सर्विसेज चाहिए तो आपको इस स्कीम में enroll होना compulsory है. ऑब्जेक्टिव है to create an authentic, verified and reliable data of all the families in Haryana. What are the process to enroll? The PPID, the PPP ID can be made through Common Service Center. जैसे आपके बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग नाम से कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जाते हैं, उन कॉमन सर्विस सेंटर से आप इनरोल हो सकते हो. एज वेल एज सरल केंद्र, एंड इट इज़ मैनेज्ड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट. इस पोर्टल या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन के पास भी आप जा कर के इनरोल हो सकते हो. एंड द PPP ऑपरेट्स रजिस्टर्ड फॉर डेटा कलेक्शंस. सो PPP के ऑपरेटर्स जो हैं जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं आप उनसे भी जा कर के इनरोल हो सकते हो. द डेटा फॉर ईच फैमिली इज कलेक्टेड ऑन द बेस्ड ऑन द साइंड सेल्फ डिक्लेरेशन मेड बाय एन एडल्ट मेंबर. ईच डेटा इज देन सेपरेटली वेरीफाइड थ्रू कस्टमाइज्ड एंड डिफाइंड प्रोसीजर्स. डैट मीन्स डेटा आपसे कलेक्ट किया जा रहा है, बट हर एक इंडिविजुअल के डेटा को
कस्टमाइज एंड डिफाइंड प्रोसीजर के थ्रू वेरीफाई भी किया जाएगा। डैट मीन्स अगर कोई भी इंडिविजुअल अपना गलत डेटा देना चाहता है वो दे सकता है, बट देर इज़ हाई चांस कि उससे डेटा को फिर स्क्रैप करके चेंज किया जाएगा, बिकॉज वेरीफाई करने का मैकेनिज़्म इसमें मौजूद है। दीज आर द लिस्ट ऑफ कलेक्टेड डेटाज, नॉट इम्पॉर्टेंट, एक ओवरव्यू जानना है आप इसे एक बार देख लो। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रिपल पी एंड आधार? सो आधार के बारे में अगर हम लोग बात करें, सो इट कंटेन्स यूनिक आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन। आपने जब आधार कार्ड अपना बनाया होगा, आपने अपना फिंगरप्रिंट दिया होगा, योर आइरिस स्कैन, डैट मीन्स आपके आंखों का स्कैन हुआ होगा, योर फेस ID, you have your address details in the आधार कार्ड as well as your contact details। बट इस आधार का ही एक अपग्रेडेड वर्जन हम ट्रिपल पी को बोल सकते हैं, बिकॉज इट ऑल्सो कंटेन्स द सोशियो इकोनॉमिक डेटा। इसमें आपका यूनिक आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन है, बट इसमें आपका सोशियो इकोनॉमिक डेटा भी इंक्लूडेड है। इट वेरीफाइज ईच फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन थ्रू स्पेसिफिक प्रोसीजर्स। आधार कार्ड अगर हम लोग बात करें, सो इट ओनली वेरीफाइज द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन। मतलब अगर एक इंडिविजुअल रमेश है, सो ये रमेश को वेरीफाई करता है, बट ये रमेश क्या ये BPL के कैटेगरी के अंडर में आता है, या फिर इससे फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, इसका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, व्हाट आर द अदर वेरिएबल्स दैट आर मौजूद। सो ये सारी चीज़ों को भी ये देखता है, दैट इज ट्रिपल पी। बेनिफिट्स से बात करें, सो ऑटोमेटिक डेटा अपडेशन होगा, वंस इट इज डिजिटली स्टोर्ड, तो उसमें आप अपडेट भी बहुत अच्छे से इफेक्टिवली कर सकते हो। ऑटोमेटिक सिलेक्शन होगा बेनिफिशियरीज का, सिंगल एप्लीकेशन से जितने भी इंडिविजुअल्स हैं इन अ फैमिली वो अपने फर्दर कुछ भी प्रोसीजर्स को कैरी आउट कर सकते हैं, क्योंकि उनका सारा डेटा इस ट्रिपल पी में स्टोर होगा। वंस दे गेट एक्सेस टू इट, उनका सारा जो डिटेल्स है वो बाहर आ सकता है। ठीक है, इस ट्रिपल पी आइडेंटिटी की मदद से वो दूसरे और भी अगर कोई स्कीम्स होती हैं उनमें भी बेनिफिट ले सकते हैं। नो फर्दर डॉक्यूमेंट्स डाटा रिक्वायर्ड एंड इट ऑल्सो ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी। बट व्हाट आर द कंसर्न्स रेज? erroneous data. The agencies appointed by the government to collect the data are filling erroneous or the wrong information. So इस wrong information की वजह से बहुत सारे जो people हैं they are losing out on their social security benefits. Second, कोई भी प्रॉपर करेक्शन मैकेनिज़्म अभी तक बनाया नहीं गया है। हाँ, वेरीफाई करने की बात हुई है, बट प्रॉपर करेक्शन मैकेनिज़्म को अभी तक बनाया नहीं गया है। मैंडेटरी आधार डिटेल्स, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आधार कार्ड इज़ नॉट मैंडेटरी, बट अभी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स में आधार कार्ड को मैंडेटरी किया जा रहा है बाय द लीगल लूप होल्स। सो इसमें प्राइवेसी आपका कंसर्न आता है, एज वेल एज इट इज़ अ वायलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ 2017, एज वेल एज कास्ट की इंफॉर्मेशन भी इसमें दी जाती है। सो द डेटा फॉर ट्रिपल पी कार्ड ऑल्सो रिक्वायर्स फिलिंग इन द कास्ट डिटेल्स, but social security benefits are given from the consolidated fund of India and don't require the beneficiary's caste। इसमें इश्यूज़ ये आ रहा है कि ट्रिपल पी में आपके कास्ट का जो डिटेल्स है उसको भी लिया जा रहा है, बट जितने भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, बजट में इसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इस पूरे बिल को पास कराया जाता है और फिर हर एक तरह की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चलती हैं, पर इन स्कीम्स में कास्ट डिटेल्स का ज़रूरत नहीं है। सो ऐसा अपोजिशन या फिर क्रिटिक्स के द्वारा बताया जा रहा है कि कास्ट इन्फॉर्मेशन को लेना गलत है, और जब इसका ज़रूरत ही नहीं है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए तो फिर इसको लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिटेल्स अबाउट द ट्रिपल पी स्कीम। इसका हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया वर्सेस आधार, व्हाट आर द बेनिफिट्स, सो व्हाट आर द क्रिटिक्स, चैलेंजेस क्या क्या हैं, कंसर्न्स कौन कौन से रेज हो रहे हैं, और अगर आपका इसमें अगर क्वेश्चन आता है यू कैन पुट ऑल दिस इनटू द आंसर्स। सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी, दिस कमिटी दैट इज CEC was constituted by सुप्रीम कोर्ट, और इस कमेटी का मैंडेट था टू मॉनिटर एंड रिपोर्ट द कंप्लायंस ऑफ इन्वायरमेंट रिलेटेड ऑर्डर्स। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में इसको लाना चाह रही है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। वो कैसे लाना चाह रही है? बाय द
स्टैट्यूटरी मेजर्स, मतलब पार्लियामेंट में एक लॉ बना करके सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी को एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाना चाह रही है. सो व्हाट विल चेंज नाउ? द कमेटी विच वॉज एन एडहॉक कमेटी विल नाउ बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब आपको पता होगा कि ऐसा बॉडी जो किसी लॉ ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया, इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं. एडहॉक बॉडी उसको बोलते हैं इफ़ इट इज़ बिन कंस्टिट्यूटेड फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर पर्पस. मतलब CEC को कंस्टिट्यूट किया गया था टू मॉनिटर एंड रिपोर्ट द कंप्लायंस ऑफ इन्वायरमेंट रिलेटेड ऑर्डर्स. सो दिस वाज एन एडहॉक बॉडी. अब इसको एक लॉ के द्वारा एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जा रहा है. इस CEC को सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था. सो ये अपना रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करती थी. अब जब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनेगी, सो इट विल नॉट सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, रादर इट विल सबमिट द रिपोर्ट टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट अंडर द गवर्नमेंट. द कमेटी विल इंक्लूड अ चेयरमैन, एक मेंबर सेक्रेटरी, एज वेल एज 3 एक्सपर्ट मेंबर फ्रॉम द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट who are civil servants. All the members will be appointed by the environment ministry. और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तो उसमें कोई भी मेजर रोल नहीं रहेगा. इसका फंडिंग भी मिनिस्ट्री करेगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट. कुछ कंप्लायंस है कि 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट्री में, नॉट इम्पॉर्टेंट. द प्रोविजन ऑफ हैविंग 2 NGO मेंबर्स ऑन द कमेटी विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट. जब CEC का गठन किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट, उस समय 2 NGO मेंबर्स भी इसके कमेटी में मेंबर्स थे. अब जब ये गवर्नमेंट इसको अपने कंट्रोल में ला रही है तो NGO के मेंबर्स को हटा दिया गया है. इन केस ऑफ इट्स रिकमेंडेशन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट शैल गिव रीजन्स इन राइटिंग फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द सेम एंड सच डिसीजन वुड बी फाइनल. मतलब अगर कोई रिकमेंडेशन ये कमेटी दैट इज़ CEC ये कुछ रिकमेंडेशन देती है गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं आता है, सो दे कैन गिव इट इन राइटिंग कि ये क्यों इन्हें पसंद नहीं आ रहा है. उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चंस रेज नहीं किया जाएगा और जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का से है इसको फाइनल माना जाएगा. तो चलिए अब इसका बैकग्राउंड को हम लोग देख लेते हैं कि CEC को कब बनाया गया था, किस रीज़न की वजह से बनाया गया था. द CEC इन मार्च 2023 फाइल्ड अ रिपोर्ट against reconstructing a convention center at Patni Top in Jammu and Kashmir after Supreme Court has allowed. The report was not considered appropriate by the Supreme Court. मतलब CEC ने अपना एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया जिसमें कि एक कन्वेंशन सेंटर जो पटनी टॉप, वो आप जानते हो जम्मू में है. जम्मू से ऊपर आप उधमपुर जाओगे, यहाँ पर जम्मू हो गया, उससे स्लाइड राइट में उधमपुर है और उससे ऊपर में आपका पटनी टॉप है. ठीक है. सो पटनी टॉप पर एक कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा था. CEC जो है इसके ऊपर रिपोर्टिंग करता है. दिस रिपोर्ट वाज नॉट कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट बाय द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा था कि एक कन्वेंशन सेंटर बनना चाहिए, CEC बोल रहा था नहीं बनना चाहिए. द बेंच ऑब्जर्व दैट CEC कुड नॉट क्वेश्चन द सुप्रीम कोर्ट एंड आस्क्ड फ्यू यंग नेम्स. ये सारा उसका रिकमेंडेशन था. फॉलोइंग दिस, इंडिया के अभी सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी, इन्होंने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया सुप्रीम कोर्ट में और बताया कि गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू पब्लिश अ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जिससे कि CEC को एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जाएगा. और एक्चुअली में अगर आप देखो तो लॉज बनाने का काम किसका है, पार्लियामेंट का है. सो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना पड़ा. All about the Central Empowered Committee. ठीक है. This committee was constituted by Supreme Court in the year 2002. और कौन से केस के अंदर में इसको कंस्टिट्यूट किया गया था? It was constituted in the TN Godavarman versus Union of States. And the aim was to monitor the implementation of the order of Supreme Court. और जो भी नॉन कंप्लायंस हो रहे हैं विद द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ में रिपोर्टिंग करना विथ रिस्पेक्ट टू द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, और उसमें जो भी इश्यूज अराइज हो रहे हैं वो सारे चीज का ऑर्डर कर उसको कंप्लायंस करना उन सारे ऑर्डर्स को एंड नॉन कंप्लायंस को रिपोर्ट करना. दिस वाज द मैंडेट ऑफ दिस कमिटी. क्लियर है? इसमें ऑर्डर्स में इंक्रोचमेंट रिमूवल्स
कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, प्लांटेशन एंड अदर कंजर्वेशन इश्यूज भी आते हैं। कंपोजिशन से बात करें so it consists of a chairperson as well as 4 members, and this composition is sometimes asked in the prelims. Do remember that it is a 5-member body. ठीक है, it is a 5-member body. Current CEC is chaired by a retired IAS officer and consists of the retired Indian Forest Service officer as its member. Not important. So what are the functions? The function of this CEC is to implement the order of the Supreme Court as well as report the non-compliance. The other function is to examine the pending interlocutory application in writ petition और वो सारे reports जो कि state से द्वारा फाइल किए जाते हैं in response to the Supreme Court orders and give its recommendation onto the same. ठीक है, ग्रीवांस रिड्रेसल एप्लीकेशन जो दिए जाते हैं उससे डील करना, उन सभी को सॉल्व करना और सबको टाइमली कंप्लीशन देना, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. तो examine and advise any issues referred to it to the Supreme Court, to suggest the measures generally to the state and central government for more effective implementation of the act and other orders of the court. So these are the prescribed functions of this CEC. Now if we talk about the powers of the CEC has wide arena of powers. That means इसका jurisdiction जो है वो पूरे इंडिया के ऊपर लगता है. For example, if it has passed the verdict for the state of Gujarat, it can be implemented in the Arunachal Pradesh, Jammu Kashmir and Tamil Nadu. मतलब all along the length and breadth of the country, the jurisdiction extends to the whole of India. For effective discharge of power, the committee can call any document from any person or government of the union or state. तो jurisdiction में ये किसी भी इंसान को कॉल कर सकती है to take part in the proceedings. They can also undertake the site inspection of the forest area. जहाँ पर भी ये कुछ भी ऐसा issues arise हो रहा है. They can summon any person and receive evidence from such person and otherwise. ठीक है, so आप देख लो कि इसका jurisdiction एक कुल मिला के एक कोर्ट के जैसा ही है कि ये डिसीजन भी दे सकती है जो कि होल इंडिया पे इम्प्लीमेंट होगा. दे कैन कॉल एनी पर्सन, एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल, दे कैन डू द साइट इंस्पेक्शन, दे कैन समन एनी पर्सन एंड दे आल्सो कैन कोऑर्ड मोर पर्सन एज इट्स मेंबर्स एंड स्पेशल इनवाइटेड टू डील विद द स्पेसिफिक इश्यूज. फॉर एग्जांपल मान लो कोई नागालैंड में कुछ इश्यूज अराइज हो रहे हैं. ठीक है, तो इस नागालैंड में सबसे पहले तो सी के ऑफिशियल्स रहेंगे. अगर उनको जरूरत पड़ा तो वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी किसी को बुला सकते हैं, एज वेल एज दे कैन कॉल द लोकल एमएलए और द एमपी, और दे कैन आस्क फॉर स्पेशल मैन पावर्स फ्रॉम द पुलिस. ठीक है, वहाँ के डीएम को भी कॉन्टैक्ट करके वो एडिशनल मैन पावर ले सकते हैं. ठीक है, तो ये सारे चीजें हैं दैट दे कैन कोऑर्ड फॉर मोर देन वन पर्सन अगर उनको जरूरत पड़े तो. सो आप देख लो तो इनका पावर्स काफी ज्यादा है. They can also co-opt wherever feasible the Chief Secretary of the Representatives and the Principal Chief Conservator of the Forest of the state as special invitees. So इनको भी ये बुला सकते हैं. अचीवमेंट का बात करें तो कुछ ऐसे अचीवमेंट है नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, आपको मन होगा पढ़ लेना. व्हाट आर द कंसर्न रेट? सबसे पहले तो इस सीईसी में कोई ऑटोनॉमी नहीं है. एनजीओ मेंबर्स इसमें नहीं है. इसमें जो भी है तो रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं, एक चेयरमैन है. So no NGO members are part of this committee as existed before the CEC. ठीक है, तो गवर्नमेंट जो प्रपोजल लाई आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे 4 मेंबर्स कोई भी हो सकता है, बट गवर्नमेंट जो लाई है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि NGO are excluded. The provision of having 2 NGO members on the committee no longer exists. तो ये एक लिमिटेशन है कि ये बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज हो जाएगा टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट. It can also become the puppet of the government. ठीक है, members are appointed by the government, so इसीलिए जो conflict of interest है उसका भी issues आ सकता है. तो ये puppet of government ये भी बन सकता है. No decision making power.
With the ultimate decision remaining with the government, there is no independence and can be used as a tool to override decision making power of the state. तो जब गवर्नमेंट उसको ऑफिशियल्स को अपॉइंट करेंगे उन्हीं का लास्ट से होगा. दैट मीन्स ट्रांसपेरेंसी भी कम हो रही है, ऑटोनॉमी भी कम हो रही है, एंड इट कैन बिकम अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट. सो दीज आर द इश्यूज रेज. और वे फॉरवर्ड में आप बता सकते हैं कि इन सारे का सॉल्यूशन अगर हम करें तो वो आप वे फॉरवर्ड में आंसर्स में अपना लिख सकते हैं. दिस वॉज अबाउट दिस आर्टिकल. लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कह सकते हैं कि डांट लगाई है टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख फॉर डिनाइंग कैंडिडेट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके जो सिंबल है प्लग उसको यूज नहीं करने दे रही थी फॉर देयर इलेक्शन टू लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल. बैकग्राउंड क्या है सबसे पहले हम उसे देखते हैं. तो पोल्स का ऑर्गेनाइज किया गया इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, LAHDC पोल फॉर कारगिल. द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ लद्दाख उन्होंने रिफ्यूज कर दिया टू अलॉट द प्लग सिंबल ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस टू द कैंडिडेट्स. ठीक है. इशू क्या है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिकल पार्टी है NC, जिससे फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला आते हैं, सो वो स्टेट पार्टी है इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट वो स्टेट पार्टी नहीं है टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. ठीक है. इसी रीजन का हवाला देते हुए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ लद्दाख ने रिफ्यूज कर दिया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स को प्लग का सिंबल नहीं दे सकते हैं बिकॉज इट इज नॉट अ स्टेट पार्टी, इट इज अ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी इन लद्दाख. ठीक है. देयरफॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस couldn't claim the plug symbol in लद्दाख. क्लियर है. सो आप जानते हो कि लद्दाख को सेपरेट किया गया है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर और दोनों के सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाया गया इन द ईयर 2019. ठीक है. सो इस डिसीजन को चैलेंज किया गया बाय द पार्टी, बाय द नेशनल कॉन्फ्रेंस इन द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. और इसमें जो रूलिंग आया बाय द कोर्ट वो आपका फेवर कर रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस को. एंड कोर्ट ने ऐसा कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना प्लग का जो सिंबल है उसको रिटेन कर सकती है, उसको यूज कर सकती है. लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको हायर अपील पे भेजा सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम जजमेंट किया और अपहोल्ड किया टू द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनका पॉलिटिकल सिंबल जो है उसको यूज करने दे. एज वेल एज 1 लाख रुपए का फाइन भी लगाया टू द लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन फॉर नॉट फॉलोइंग द कोर्ट ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड डिलेइंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया कि प्लग का सिंबल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का था इसको लेकर के इशू था, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मान रहा था. लास्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको यूज कर रही है बाय द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. अब देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने डिफेंस में क्या कहा. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा दैट इफ अ पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड इन ए स्टेट एज ए स्टेट पार्टी एंड सेट्स अप अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन इन अ कंस्टिट्यूएंसी जिसमें कि वो स्टेट पार्टी नहीं है, फिर भी वो अपना जो सिंबल है उसको रिजर्व कर सकती है एंड दैट मे बी अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स ऑफ दैट पार्टी. तो सेम जो मैंने आपको बताया ये जम्मू एंड कश्मीर में ये स्टेट पार्टी है बट लद्दाख में नहीं है. बट फिर भी अगर लद्दाख में प्लग का सिंबल है ये इसको यूज कर सकते हैं और यही नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा स्टेट में कोर्ट में अपने सपोर्ट में कहा गया. क्लियर है ये टॉपिक. सो इसके बाद ये इश्यूज आ जाता है कि ये इतना बड़ा मुद्दा बना ही क्यों. व्हाई इज द इलेक्शन सो इम्पोर्टेंट. So these are the first local polls in the region since the formation of Ladakh as a union territory. ठीक है. Following the reorganization, लद्दाख ने बहुत सारे प्रोटेस्ट को विटनेस किया. ऑल्दो ये बहुत ही पीसफुल रीजन है बट प्रोटेस्ट यहाँ पे कुछ मात्रा में बहुत सारे हुए हैं. वो किस लिए हुए हैं? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, लैंड्स एज वेल एज जॉब्स. और उनका डिमांड था टू बी इंक्लूडेड अंडर द 6th शेड्यूल कैटेगरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 6th शेड्यूल का बात करें तो ये बात करता है टू द क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हिल काउंसिल इन द स्टेट्स ऑफ असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय टू कंजर्व देयर राइट्स, कल्चर एंड एथनिसिटी. ठीक है. So what is the change in the political representation of Ladakh? So before becoming a union territory, Ladakh
के रीजन से सिर्फ 2 एमएलए जाते थे टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक लेह रीजन से, एक कारगिल रीजन से। और अगर एमपी का बात करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो सिर्फ एक एमपी था जो कि लोकसभा पहुंचता था। ठीक है। आफ्टर बिकमिंग द यूटी, हिल काउंसिल विल एक्ट एज द पॉलिटिकल अथॉरिटी, और उसके साथ साथ एक एमपी जो लोन एमपी है वो भी साथ में रहेंगे। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अलॉटिंग द पार्टी सिंबल, और उसमें कौन कौन से लॉज है हम उसे भी देख लेते हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन होती है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल्स अलॉट करती है अंडर द रूल्स ऑफ इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट रूल्स ऑफ 1968। So the person contesting on the behalf of the recognized political party, वो उस सिंबल को रिटेन कर सकता है अगर वो उस पार्टी के अंदर से लड़ रहा है। यहाँ पर वो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जो अगर वो पोल्स में पार्टिसिपेट करना चाहता है, इफ ही वांट्स टू फाइट अ पोल, या तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है या फिर वो एक अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है। अधिकार तो सबको है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। उस कंडीशन में those individuals and the political party should approach the election commission, और फिर वो एक सिंबल को अलॉट कर ले अपने बिहाफ पे। ठीक है। जितने भी लिस्ट ऑफ फ्री सिंबल्स अवेलेबल है उसमें से नॉमिनेशन के टाइम पर उन कैंडिडेट्स को 3 सिंबल्स को चूज करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ द सबमिशन, और उन्हीं 3 सिंबल्स में से कोई एक सिंबल अलॉट किया जाता है। In the case of a recognized political party, the commission allows to reserve the symbol। और इसी कानून का हवाला देते हुए जो रूलिंग है ये फेवर में आया नेशनल कॉन्फ्रेंस का, that if a political party is recognized in a particular state and wishes to contest election in the another state, it can reserve the symbol being used to it। The commission will oblige, लेकिन एक कंडीशन है कि ये सिंबल किसी और का यूज नहीं होना चाहिए। That means जो इनका सिंबल है प्लग का, ये तो इनका सिंबल है इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, बट लद्दाख में ये रिकॉग्नाइज पार्टी नहीं है, फिर भी ये जम्मू कश्मीर में तो है। सो द सिंबल विल बी रिजर्व फॉर द नेशनल कॉन्फ्रेंस इन द अदर स्टेट्स आल्सो। बट अगर लद्दाख के इलेक्शन में ये प्लग का सिंबल को किसी और कैंडिडेट या फिर पॉलिटिकल पार्टी ने यूज कर लिया है, फिर ये सिंबल इन्हें नहीं मिलेगा। बट अगर किसी ने नहीं यूज किया है तो इट इज रिजर्व फॉर दिस पॉलिटिकल पार्टी। Two or more recognized political party same uh, can have the same symbol provided they are not contending in the same state or union territory। अगर ये सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी में पोल कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में दो पॉलिटिकल पार्टी का सेम सिंबल हो सकता है। बट अगर एक ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी में दो पॉलिटिकल पार्टी सेम सिंबल यूज कर रहे हैं तो किसी दूसरे को उस सिंबल को छोड़कर किसी दूसरे सिंबल को अपनाना पड़ेगा। दैट इज ऑल अबाउट दिस। ठीक है। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, 2 काउंसिल्स हैं लद्दाख में। वन इज इन द लेह दैट वाज क्रिएटेड इन 1985, द अदर इज इन कारगिल दैट इज क्रिएटेड इन द ईयर 2003 एंड इट वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट ऑफ 1987। दोनों काउंसिल में 30 काउंसिलर्स हैं जिसमें से 26 इलेक्ट होकर आते हैं एंड द 4 आर नॉमिनेटेड। एक चेयरपर्सन है दैट आर इलेक्टेड अमंग द मेंबर्स, और वही सर्व करता है एज द चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर। ठीक है। उसका रैंक जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर के ही रैंक के सिमिलर होता है। ऑल्सो देर आर 4 अदर एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स एंड दे आर ऑन द रैंक ऑफ द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। मतलब कोई चीफ मिनिस्टर का पोस्ट नहीं है, बट चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर का पोस्ट है, और वह कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में एक्ट करता है। और बाकी सब जो 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिलर है वो डिप्यूटी मिनिस्टर के रूप में अपना फंक्शन करते हैं। द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द स्टेट, दैट मीन्स दिस वन, इज डेजिग्नेटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है। LAHDC and holds over the control of the overall district administration, execution of works and maintaining the law and order। These are the mandate of the officer। Powers से बात करें so they can draft the development plan, they can formulate the budget for both the district, they can implement the movement scheme, they can take initiative for the promotion of language, culture, public health, education,
local road transport and the development of the area. They are also entitled to promote the small scale industries, non-conventional energy, as well as tourism. They have the power to levy the taxes and other fees on the jurisdiction. So these are the powers of Ladakh Autonomous Hill Development Council. This was all about this article. नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड एंड पोर्टल, इसको लॉन्च किया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. सो द रियल टाइम डेटा ऑन द फिलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ केसेज इन द सुप्रीम कोर्ट, ये अवेलेबल कराया जाएगा बाय दिस नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड. ठीक है. नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पोर्टल विल इंक्लूड द फॉलोइंग. इस पोर्टल पे आपको कितने पेंडेंसी है केसेस से, हाउ मेनी केसेस आर फाइल्ड, how many cases are disposed in the previous month, what are the number of cases that are pending before the 3-judge bench of the Supreme Court, as well as the 5-judge bench and even the 9-judge bench. ये सारे डेटा को कंटेन करेगा ये पोर्टल. क्लियर है. अब बात करते हैं कि एक्चुअली में ये होता क्या है. सो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से आप समझ रहे हो कि ये एक रिपोजिटरी है. रिपोजिटरी का मतलब समथिंग विच कैन स्टोर एनी डेटा. ठीक है. रिपोजिटरी जैसे आप इसको गोदाम भी बोल सकते हो. Aligned with the national data sharing and accessibility policy, please note down in the answer writing also. It is created in 2015 under the e-courts project, and it contains the details of the orders, cases and judgments of the district and subordinate court, high court, and allows the real-time data updation by the connected districts and taluka courts. ठीक है. NJDC was built as a phase 2 of the e-courts project, और e-courts project को आप देखो तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है. दैट मीन्स 100% सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका फंड आएगा. डेवलपर का बात करें तो डेवलपर बहुत बार आपका प्रीलिम्स में पूछ लेता है, तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट कि इसका डेवलपर कौन है. तो नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर, दैट इज NIC प्लस कंप्यूटर सेल, एंड इट इज अ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री. So NIC को establish किया गया था in the year 1976 by MITI, that is Ministry of Electronics and Information Technology, and this provides the IT services, infrastructure and consultancy to both the tiers of government, that is central and the state government. फंक्शन का बात बताएं, इजी ट्रैकिंग ऑफ केसेस होगा, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग होगा, बिकॉज एक मॉनिटरिंग टूल की तरह काम करेगा फॉर द आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट एंड द रिड्यूस द पेंडेंसी ऑफ केसेस. ये डिटेल्स को कंटेन करेगा अबाउट द रीजंस ऑफ डिले, एंड इट आल्सो कीप अ प्रॉपर ट्रैक ऑन द इश्यूज बीइंग फेस्ड बाय द जुडिशरी व्हाइल रिजॉल्विंग द केसेस. एक इश्यू सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल एट प्रेजेंट 64,000 के अराउंड केसेस पेंडिंग है. ये इतने ही रहते हैं हर साल, क्योंकि जितने केस सुप्रीम कोर्ट डिस्पोज करता है उतने ही केस एनुअल बेसिस पे फाइल भी होते हैं. तो इस एक रीजन इससे मालूम चला है, एंड यू कैन कोट दिस. ट्रांसपेरेंसी इससे बढ़ेगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा, बिकॉज स्टेटस ऑफ केस को हम लोग देख सकते हैं, ड्रिल डाउन एनालिसिस कर सकते हैं केस का, किस रीजन की वजह से बढ़ा है. कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा बिटवीन द 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दैट इज सबऑर्डिनेट कोर्ट. ये तीनों टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच, टीयर्स ऑफ जुडिशरी के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है ये भी बढ़ सकता है. It can act as a single source of data and enormous potential for high quality research work. ये ओपन AI को यूज करता है. ठीक है. ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिससे कि इजी एक्सेस मिलता है टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जिससे कि सिंगल सोर्स ऑफ डेटा एंड और रिसर्च वर्क में ये काम आ सकता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड एंड पोर्टल. प्रीवियस आर्टिकल में हम लोगों ने ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा देखा था, दैट NJDG, that is National Judicial Data Grid, it is prepared in the phase 2 of the e-courts project. अब हम इस प्रोजेक्ट को अच्छे से डिटेल वाइज कवर अप करेंगे. एक तो ये इसका पार्ट है, एज वेल एज फेज 3 का अप्रूव हो चुका है विद एन आउटले ऑफ 7,000 crores. ठीक है. ई-कोर्ट्स इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. 2006 में ये लॉन्च हुआ था एज अ पार्ट ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, and it has been monitored and funded by the Department of Justice under the Ministry of Law and Justice for district courts across the country.
इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर द पॉलिसी प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन evolution. It was conceptualized based on the National Policy and Action Plan for the Implementation of the Information and Communication Technology (ICT) in the Indian Judiciary 2005. ये इस एक्ट के द्वारा लाया गया। फेज 1 इसका 2007 में बिगिन हो रहा था, फेज 2 in 2015 and phase 3 has been recently approved in the year 2023. फेज 1 में बेसिक चीजें जैसे कंप्यूटर सर्वर रूम बनाना, जुडिशियल सर्विस सेंटर बनाना, कंप्यूटराइजेशन करना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, ये सारी चीजें थी। डिस्ट्रिक्ट तालुका लेवल कोर्ट कम्प्लेक्सेस को कंप्यूटराइज करना, हार्डवेयर लैंड केबल ये सारे को इंस्टॉल करना, केस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक केस रिलेटेड सर्विसेज टू द लिटिगेंट एज वेल एज टू द लॉयर। ठीक है, तो जितनी बेसिक सर्विसेज थी फेज 1 इन द ईयर 2007 इसका एम था टू प्रोवाइड दीज। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेबसाइट्स को भी लॉन्च करना इसका एम था। जुडिशियल ऑफिसर्स एज वेल एज कोर्ट स्टाफ को प्रॉपरली ट्रेन करना इन अ प्रोफेशनल मैनर। Phase 2 was approved in the year 2015. Already covered courts were provision for additional hardware per courtroom. तो जितने भी इस तरीके के रूम्स कोर्ट जो है कवर हुए थे उनको एडिशनल हार्डवेयर प्रोवाइड करना था, एडिशनल हार्डवेयर पर कोर्ट रूम। ठीक है, अनकवर्ड कोर्ट्स जो इन फेजेस में कवर अप नहीं हो पाए थे उनको कवर किया गया, एज वेल एज जो न्यूली स्टैब्लिश कोर्ट्स हैं बिटवीन 2007 टू 2015 उनको कवर अप किया गया इस प्रोजेक्ट में। They were provided with new hardware system as per courtroom and court complexes were provision for hardware and LAN etc. National Judicial Data Grid ये 2015 में लॉन्च हुआ था for providing case details and status online of all the district and high courts of India. Court complexes को build करना था related to jails, desktop based video conferencing को allow किया गया to go beyond the routine demands and production of under trial prisoners for recording evidence in sensitive cases. Phase 3 recently approved किया गया 2023. Ease of justice इसको मैक्सिमाइज करने का एम है and move it towards the digital, online and paperless courts through digitization of the entire court records. ये इसका एम है। That means जैसे हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं हम डिजिटल जुडिशरी के रूप में इंडिया जो है वो इवॉल्व कर सके, ये इसका मोटिव है। स्मार्ट शेड्यूलिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना to recommend an appropriate school for listing cases based on the availability of judge, lawyer, witnesses, nature of case and caseload of judge। इससे जो है पेंडेंसी कम होने में मदद मिलेगी। It can be extended to enable lawyers and litigants to get a definite estimate at the next hearing. Use of AI, ML and subset of optical character recognition ये सारी चीजों का यूज करके हम लोग जो है केस पेंडेंसी के केसेस को एनालाइज कर सकते हैं एंड फ्यूचर लिटिगेशन में कैसे एफिशिएंसी लाया जाए। ठीक है, एफिशिएंसी को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द फेज 3। फेज 2 हम लोग ने डिस्कस किया एंड फेज 1 विच वाज द इनिशियल फेज लॉन्च्ड इन 2007। एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम मॉड्यूल इसको लॉन्च किया गया है बाय आईजीओटी, कर्मयोगी भारत एज वेल एज नीति आयोग। ये दोनों ने पार्टनरशिप किया है एंड दे हैव लॉन्च्ड अ न्यू लर्निंग मॉड्यूल नोन एज एस्पिरेशनल जॉब्स डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल जॉब्स प्रोग्राम। ठीक है, एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है दैट इज आईजीओटी कर्मयोगी that owns all the digital learning resources to be used in the capacity building processes. That means IGOT से कोई भी individual online पढ़ सकता है and this IGOT platform owns all the digital learning resources जिससे कि capacity building किसी भी individual का हो सके। ठीक है, इसका फंक्शंस है it acts as a learning hub, it acts as a discussion hub as well as the networking hub, career hub, competency hub as well as the event hub. This is IGOT Karmayogi. About the aspirational blocks district module that is implemented by IGOT Karmayogi Bharat in partnership with नीति आयोग। तो नीति आयोग ने इसको बेसिकली लॉन्च किया है बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। आपने मोस्ट प्रोबेबली अगर पहले से आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम।
इससे सक्सेसफुल होने पे उसके एक लेवल डाउन पे एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है. This module of courses, which seeks to build functional, domain, and behavioral competencies of 5,000 block level officials across 500 identified blocks by acquiring them with subject crucial for performing their duties and responsibility effectively. ठीक है. टोटल 5,000 ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स को 500 ब्लॉक से चुना जाएगा and they'll be trained and it will be incorporated the functional as well as domain as well as the behavioral competency. The aim of the module is to enable the transformation of the underserved blocks. मतलब जिन blocks पे बहुत ज़्यादा development नहीं हो पाया है उसका transformation करना, उसको enrich करना, and this will be done by providing the essential knowledge and skills to the block officials, जिससे कि grassroots governance जो है ये improve हो सके. टोटल 10 टाइप से कोर्सेज को इंक्लूड लिया गया है. टाइम मैनेजमेंट, communication for citizen centricity, leadership, orientation module for mission life, sustainable development goal, problem solving, decision making, self leadership, stress management, yoga break at workplace and team building. एज वेल एज हम लोगों ने मिशन कर्मयोगी को जून के मैगजीन में डिस्कस किया गया है. इफ यू वांट द डिटेल एक्सप्लेनेशन यू कैन गो एंड विजिट देयर. द नेक्स्ट आर्टिकल इज स्किल इंडिया डिजिटल. ये comprehensive digital platform है that is launched by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Remember it for free to provide every Indian quality skill development, relevant opportunities related to the skills that are being given, as well as the entrepreneurial support. These are the objectives. About the platform, it is a digital public infrastructure. ये skills provide करेगा as well as education, employment and entrepreneurship ecosystem to Indian citizens. Digital public infrastructure इसका मीनिंग होता है that it is a block or a platform such as digital identification, payment infra, digital data exchange solutions that help countries to deliver essential services, empowering citizens, enabling the digital inclusion. ये इसका डेफिनेशन हुआ. ठीक है. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कि फॉर एग्जांपल आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर थ्रू आधार है. It is an example of digital infra. Objective to establish India as a global skill hub and to enable individuals to develop their skills and make career at any stage of their life. There is no foundation on the age of the individual. फीचर्स के बारे में बात करें, it is designed to skill, reskill and upskill the individuals. That means every category has been included. It will be configured through a 3-layered framework consisting of trust, finance, discovery. Trust में बात करें to enable verifiable digital credentials, design for portability, permanence, inclusion, reusable electronic registries as a single source of truth. Finance to enable payment services like direct benefit transfer, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की है. Rewards scholarship. Discovery में to facilitate the commerce and entrepreneurship. ये 3 लेवल्स पे काम करेगा. 3 layers. फाइनेंस जिसमें डीबीटी आता है, डिस्कवरी जिसमें कॉमर्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप आता है, ट्रस्ट जिसमें वेरीफाइबल डिजिटल क्रेडेंशियल सच एज पोर्टेबिलिटी, परमानेंस, इंक्लूजन, रीयूजेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर्स. ये सारे लेवल्स पे लेयर्स पे इसको डेवलप किया जाएगा. इसके लिए कुछ पोर्टल्स भी डेवलप किए गए हैं जो इस स्किल इंडिया डिजिटल के अंदर में ही डेवलप किया गया है. सच एज उद्यम पोर्टल, Udyam is for businesses, eStrom portal, NCS are seen that are interlinked to government to citizens, business to consumers and business to business services. Government to citizens, that is, इस आप एग्जाम्पल देख लो DBT. Businesses to consumers, जो भी हम लोग रिटेल शॉप से कुछ लेते हैं वो बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल पे आए. बिजनेस टू बिजनेस फॉर एग्जाम्पल एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, उसमें बिल्डर की कंपनी कुछ रॉ मटेरियल खरीद रही है एक सीमेंट की फैक्ट्री से, तो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ. दैट विल कम अंडर दिस. इट विल एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स, अलाउ educational institute to create or modify curriculum based on the industry needs. So what are the key elements that enhance the SID?
सबसे पहले तो ऑथेंटिकेशन इसका आधार और एआई बेस्ड होगा, जिससे कि वेरिफिकेशन हो सके, एक्सेस इजी हो सके, एज वेल एज वेरीफाइबिलिटी भी बढ़ सके। डिजिटल वेरीफाइबल क्रेडेंशियल्स यूज किया जाएगा, दैट इज प्रोवाइडिंग अ टैम्पर प्रूफ वेरीफाइबल रिकॉर्ड्स फॉर क्वालिफिकेशन। डिजिटल सीवी को परफॉर्म इंटीग्रेट किया जाएगा इनटू द प्लेटफॉर्म, जिसमें कि क्यूआर कोड भी दिया जाएगा एंड यू कैन स्कैन द क्यूआर कोड एंड गेट द सीवी ऑफ द इंडिविजुअल। शेयरिंग ऑफ स्किल एंड क्वालिफिकेशन इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा बिटवीन द पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स एंड द पार्टनर्स। एआई और एमएल के रिकमेंडेशन को भी यूज किया जा रहा है टू ऑफर द पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ एंड करियर गाइडेंस। इंटरऑपरेबिलिटी, इसके बारे में आप इजीली समझ सकते हो दैट पेटीएम वॉलेट्स होता है, अमेजॉन पे बैलेंस होता है, ठीक है। अगर आपके पास इसमें भी 100 रुपए है और इसमें आपके 0 रुपीज है, इफ यू वांट टू ट्रांसफर फ्रॉम दिस अकाउंट टू दिस अकाउंट, दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज द इशू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी। यहाँ पर इंटरऑपरेबिलिटी नहीं है। और अगर आप यूपीआई में, अगर आप पेटीएम से, अमेजॉन पे में अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, दैट इज इंटरऑपरेबिलिटी। क्लियर है। व्हाट्सएप चैटबॉट की भी सुविधा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जा रहा है, एज वेल एज आधार बेस्ड ई केवाईसी, जिससे डिजिटाइजेशन हो सके ऑथेंटिसिटी का, वो भी इसमें इनेबल्ड है, इसका प्रोविजन भी है। बेनिफिट्स का बात करें तो इट विल एक्सेलरेट द स्किल टैलेंट हायरिंग, skill development, more innovative, accessible, and personalized by focusing on digital technology and Industry 4.0 skills. इस ग्राउंड से स्किल का डेवलपमेंट होगा एंड इट विल एक्सेलरेट द स्किल टैलेंट हायरिंग। इट विल ऑल्सो अलाइन विद द G20 विजन। आपको पता है अभी G20 के प्रेसिडेंसी में भारत ने डीपीआई को बहुत ज़्यादा बिल्ड करने का उसका अपना विजन दिया टू प्रमोट द डिजिटल इकोनॉमी एंड टू प्रमोट द डिजिटल स्किल एंड डिजिटल लिटरेसी। सिंगल यूनिफाइड सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा फॉर ऑल द नीड्स। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस रहेगा, जिसमें कि इट विल सपोर्ट मल्टी लैंग्वेज एंड it will also be adaptable to various devices such as iOS and Android, or you can say Microsoft, and the platform effortlessly regardless of their technological background. Digital verified credentials, क्योंकि आप देखो आधार ई केवाईसी है, एज वेल एज और भी मेजर्स लिए जा रहे हैं टू जो क्रेडेंशियल्स है इसको डिजिटली वेरीफाई करने का और किसी कोई भी इसमें लैप लस्टर ना हो इसको देखने का। ठीक। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट इज इन द न्यूज, व्हाई इट इज, विल सी। यूनियन मिनिस्टर Amit Shah and the Minister of Cooperation inaugurated a newly constructed residential premises at checkpoints of Land Ports Authority of India in Araria, Bihar. इसके बारे में जानते हैं that this establishment was established in the year 2012 and it is a statutory body under Land Ports Authority of India at 2010. इससे इसको 2012 में बनाया गया है। इसका टास्क है टू बिल्ड द लैंड पोर्ट्स on the Indian borders and provide the state-of-the-art infrastructure facilities for safe, seamless, as well as effective cross-border management and the movement of cargo as well as passengers. It is also involved in the development of land ports, also known as integrated checkpoints, and it maintains the regional connectivity across the international borders of India. एट प्रेजेंट ये 9 ऑपरेशनल लैंड पोर्ट्स को होल्ड करता है एंड दीज आर द लिस्ट गिवन। ठीक है। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड ऑल्सो द डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। द ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द ड्वेल टाइम, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कम करना, रीजनल ट्रेड है उसको बूस्ट करना टू प्रमोट द रीजनल ट्रेड, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाना एंड बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस करना इन ऑल दिस मैनेजमेंट। These are the composition, not so much important, but आपको अगर याद रहे, you can have a look on it. International Lawyer Conference. International Lawyer Conference of 2023. It was organized by India. ठीक है, और ये first time ऐसा instance था that India is organizing this event. This was attended by distinguished lawyers, legal professionals, and the leaders of the global
लीगल फ्रेटर्निटीज फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब। इसके बारे में बात करें, सो दिस कॉन्फ्रेंस इज अ प्लेटफॉर्म to provide introspect discourse and the constructive dialogue on multiple issues concerning the bar, bench and legal professions. लीगल प्रोफेशन के ऊपर, बेंच के ऊपर, बार के ऊपर कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है दिस इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस। कन्वीनर है इसका बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द लॉ सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, द बार काउंसिल ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स फर्स्ट एंड द कॉमनवेल्थ लॉयर्स एसोसिएशन। सो इस कॉन्फ्रेंस 2023 के लिए ये 4 बॉडीज ने अपना अपना योगदान दिया, दे वेर दी पार्टनर्स। थीम था इसका इमर्जिंग चैलेंजेस फॉर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। समटाइम्स दीज थीम्स आर आस्क्ड इन प्रीलिम्स एज वेल एज आप मीट विल बी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, प्रीलिम्स में पूछ सकता है, याद रहे तो रखना। इट फोकस्ड ऑन द सब्जेक्ट सच एज इमर्जिंग लीगल ट्रेंड्स, चैलेंजेस यहाँ क्रॉस बॉर्डर लिटिगेशन में, लीगल टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट लॉ, इन सारे चीज़ों के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस का फोकस था। It served as a platform of a meaningful dialogue and the exchange of ideas on various legal topics of national and international importance, strengthen the international cooperation on the legal issues. This was all about the International Lawyers Conference. बहुत important article नहीं है। Next article is about a scheme that is known as promotion of tribal products in the northeast region. मतलब इस रीजन के थ्रू, इस स्कीम के थ्रू will promote the tribal product of the northeast region. It is the second phase of the scheme and this was recently launched by Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India, that is known as TriFed. ठीक है, TriFed, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमें 2 वर्ड मिल रहे हैं, ट्राइबल एंड कोऑपरेटिव। दैट मीन्स ये कोऑपरेटिव बॉडी है एंड इट इज़ रिलेटेड टू ट्राइबल मार्केट। ठीक है, सो जब ये ट्राइबल है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस स्कीम के बारे में जानते हैं। दिस स्कीम इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम से हमारे माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, इट इज़ 100% फंडेड बाय यूनियन। क्या यही होगा? एब्सोल्युटली नॉट, इट इज़ पार्शियली फंडेड बाय यूनियन और अगर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है देन इट इज़ 100% फंडेड बाय यूनियन। मैंने पहले भी आपको बताया, रिमेंबर दिस। इट वॉज इनिशियली लॉन्च्ड इन द ईयर 2023 अप्रैल में एंड इट प्रोवाइड्स द मार्केट एक्सेस एंड टेक्नोलॉजी टू द ट्राइबल प्रोडक्ट्स। सॉरी, द ऑब्जेक्टिव इज टू एम्पावर द इंडिविजुअल्स। जो भी ट्राइबल लोग हैं वहाँ पर लोगों को एम्पावरमेंट मिले, दे बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड and they become self-reliant. Development and promotion of the tribal product is the main objective of the scheme and through this they can enhance the livelihood of the tribal entrepreneurs. Clear objective, सबसे पहले तो individuals को empower करना, self-employed बनाना, self-reliant बनाना, उसके बाद development करना, promotion करना। ठीक है, then उसका डेवलपमेंट करना as well as to do the promotion of the tribal products and ultimately the aim is to enhance the livelihood of the tribal entrepreneurs. क्लियर है? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी में सबसे पहले ट्राइफेड है, along with that NEHDC and then we have इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट आप जानते हो लॉजिस्टिक्स से सपोर्ट में ये फैसिलिटेट करेगा उन सारे फैसिलिटीज़ को, जैसे कि एक आइटम को वेयर हाउस से किसी कस्टमर को शिप करना है। सो इंडिया पोस्ट विल टेक केयर ऑफ दिस लॉजिस्टिक्स। ट्राइफेड, इसके साथ साथ NEHDC दैट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ डॉनर के अंडर में आता है। फेजेस को इसको 2 फेजेस में एक्चुअली में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। फेज़ 1 इज़ द इनिशियल फेज, फेज़ 2 इज़ व्हाट वी आर रीडिंग राइट नाउ। फेज़ 1 में सबसे पहले तो ट्राइफेड एंड NEHDC ये क्लोज कोलैबोरेशंस में आई स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट से जो रीजन है वो काफ़ी हिली एरियाज़ होते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले वो कुछ डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने विजिट किया, सच दैट 38 डिस्ट्रिक्ट को विजिट किया इन दी 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। 64 ट्राइबल आर्टिजन इम्पैनलमेंट मेलास इनको कंडक्ट किया गया। इससे प्रोक्योरमेंट का रिजल्ट आया 3000
अराउंड 3000 प्रोडक्ट्स था, जिससे कि टेक्सटाइल के वो प्रोडक्ट्स थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस थे, बैम्बू आइटम्स, ज्वेलरी, पॉटरी एंड पेंटिंग्स, दिस वेयर द प्रोक्योरमेंट आइटम्स। फेज 2 का बात करें तो इसमें ट्राइफेड, NESSDC एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर और कुछ डिस्ट्रिक्ट में गए और उन्होंने ट्राइबल आर्टिजन्स को कॉन्टैक्ट किया, दे कनेक्टेड टू देम and they highlighted their cultural richness heritage not only to the nation but to the global. That means इस फेज में लोकल टू ग्लोबल इसका ट्रांजिशन हुआ। ठीक है, नौ एक ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, डेट इज ट्राइफेड। हम उसके बारे में काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं, यही सबसे ज़्यादा क्रक्स में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। इट वॉज established in the year 1987 अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984। डैट मीन्स ये भी एक कोऑपरेटिव है। इट इज़ ए नेशनल एपेक्स लेवल ऑर्गेनाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका है इसमें? जब ट्राइबल है तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ही होगा। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू एनहांस द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल। उससे साथ साथ जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनका मार्केटिंग करना, एम्पावर करना ट्राइबल्स को विद द नॉलेज, टूल्स एंड इंफॉर्मेशन। क्लियर है? अप्रोच में सबसे पहले तो कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू सेंसिटाइजेशन। डैट मीन्स उनको स्किल्स देना, उनको नॉलेज देना, एजुकेशन देना, एज वेल एज फॉर्मिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिससे कि महिलाओं का भी डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, एज वेल एज एक्सप्लोरिंग द मार्केट पॉसिबिलिटीज। जस्ट अ सेकेंड। एज वेल एज एनहांसिंग द मार्केट पॉसिबिलिटीज। अल्टीमेटली एम क्या है कि जितने भी ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं उनको कस्टमर तक बढ़ाना और मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसको सेल करना जितने ज़्यादा हो सके। ठीक है, सो सबसे पहले तो मार्केट पॉसिबिलिटीज़ को एनहांस करना, एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर मार्केट ही नहीं होंगे, लोग उसको खरीदेंगे ही नहीं, तो फिर आपके प्रोडक्ट को आप कितना भी मार्केट कर लो, लोग अगर उसको परचेज नहीं कर रहे हैं, देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। ठीक है, एज वेल एज नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करना, दीज आर द ऑब्जेक्टिव। एज वेल एज क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर मार्केटिंग ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स ऑन सस्टेनेबल बेसिस एंड क्रिएटिंग द ब्रांड। अल्टीमेटली ब्रांड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय पर। जो दिखता है वही बिकता है, और हम लोग का भी एक टेंडेंसी होता है इंडियंस का कि वी ट्रस्ट ब्रांड्स अलॉट। हमें लगता है कि अगर कोई एक पॉपुलर ब्रांड है तो उसका क्वालिटी, क्वांटिटी, सारे चीज़ें अच्छी होंगी। सो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव था ट्राइफेड का, और दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। कुछ प्रोग्राम्स भी हैं, आप इसे देखो। सबसे पहले तो MSP फॉर MEP, MFP। MSP आप जानते हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ पर द स्कीम इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इससे क्या होगा कि जो MFP गैदरर्स हैं उनको एक सस्टेनेबल इनकम मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है, टेक फॉर ट्राइबल्स। इसमें पार्टनरशिप किया जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जिससे कि ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जा सके। अनदर स्कीम इज़ वंधन। ये जितने भी प्रॉब्लम्स जो ट्राइबल फेस करते हैं उन सभी को निपटारा करने में इस स्कीम का मदद लिया जाएगा, जैसे कि पोजेशन ऑफ लैंड और हाउस और विथ नो राइट्स। ट्राइबल्स के पास ये प्रॉब्लम्स थोड़ी आती हैं कि उनके पास जो राइट्स होते हैं वो नहीं रहते। वो एक ही ज़मीन पे उनकी बहुत सारी जनरेशन्स रहती है, बट उनके पास ना तो कोई पेपर एविडेंस होता है, और भी तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। ये सारी प्रॉब्लम्स को देखना, एज वेल एज जो माइनर प्रोड्यूस होते हैं उनको यूज़ करने में बहुत बार जो ट्राइबल एरियाज़ में जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं वो सारे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, उन सभी को देखना। एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है मिडिल मैन के द्वारा। डिस्प्लेसमेंट होता है जब भी कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाए, या फिर लैक ऑफ डेवलपमेंट इन फॉरेस्ट विलेजेस। तो ये सारे इश्यूज को कौन देखता है? वंधन, एंड दैट इज लॉन्च्ड बाय ट्राइफेड। क्लियर है? देन वी हैव संकल्प से सिद्धि। इट इज़ अ विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव। मेन एम इज टू एक्टिवेट विकास धन, वन धन विकास केंद्र इन द विलेजेस। इससे कि आपका जो भी है इश्यूज जो फेस हो रहे, ये 2021 में लॉन्च हुआ था। इससे जो डिजिटल कनेक्टिविटी का जो इश्यूज है विलेजेस में, इसको दूर किया जाए। ट्राई फूड, इट इज़ टू प्रमोट वैल्यू एडिशन टू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस।
ठीक है। एज वेल एज ट्राइब्स इंडिया, ये एक आपका रिटेल आउटलेट बनाया गया है, बहुत सारे जगह पर है, मैंने भी इसको देखा है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। सो एक रिटेल आउटलेट है जिससे कि ट्राइबल प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। ट्राइबल इंडिया ई मार्केट प्लेस, ई मार्केट प्लेस मतलब ये ऑनलाइन एक स्टोर है, आप वहाँ से जा करके खरीद सकते हो। ट्राइफेड हैज़ ऑल्सो पार्टनर्ड विथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सच दैट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम, जिससे कि ये सारे अपने प्लेटफॉर्म पे एक्सेस दे रहे हैं ट्राइफेड को, एंड देन ट्राइबल आर्टिजन्स कैन सेल देयर प्रोडक्ट ऑन दीज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, सबसे पहले तो अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करना, देन अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करना, एंड देन नॉट टू मिस आउट ऑन एनी अदर थिंग दे आर पार्टनरिंग विद द ई कॉमर्स पोर्टल। सो दिस इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी एज फार एज आई कैन सी। सो ये सारे ट्राइफेड से प्रोग्राम हैं, आप इनको देख लो, बिकॉज ये प्री में भी आ सकता है, मेंस में भी आप इसको लिख सकते हो, बिकॉज ये प्री में MCQ में आ सकता है कि आपको 4 स्ट्रीम का नाम दे दिया और पेयर वाइज क्वेश्चन में MSP फॉर MFP एज वेल एज वंदन ट्राई फूड और एक कोई चौथा नाम दे दिया, एंड नाउ आपसे पूछा गया हाउ मेनी प्रोग्राम्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय ट्राइफेड। सो इस तरीके के क्वेश्चन प्री में बन सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज वांटेड। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट। पार्लियामेंट टर्न 75, तो उसके बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस हैं, हिस्ट्री है, और उसको डिस्कस करना ज़रूरी है, इसलिए रिगार्डिंग ये आर्टिकल दिया हुआ है। सबसे पहले तो बात आता है व्हाट इज़ पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट। सो इट इज़ अ प्रोफेशनल बॉडी दैट एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ प्रोसीजर, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव ट्रांसफ़र एंड देयर लेजिस्लेटिव नॉलेज एंड देयर ट्रांसफ़र अक्रॉस द पार्लियामेंट्री टर्म्स। ठीक है, सो दिस इज़ द डेफिनेशन। मैंने इसे आंसर राइटिंग के लिए भी लिख दिया है, आप इसको याद कर लेना, और आप इसको आंसर राइटिंग में डायरेक्ट आप इसको छाप सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट होता क्या है कि जितने भी आपके फंक्शंस होते हैं पार्लियामेंट में, जैसे कि प्रोसीजर एज वेल एज प्रेसिडेंट, जितने भी लेजिस्लेटिव नॉलेज चाहिए रहती है MPs को, एज वेल एज और भी जितने भी सारे काम्स होते हैं, दैट इज़ अंडर दी कस्टोडियन, उसका कौन है? पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट है। देर आर वेरियस फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, तो फर्स्ट इज प्रोसीजरल सपोर्ट। प्रोसीजरल सपोर्ट में द एम इज़ टू असिस्ट द प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा। जितनी भी पार्लियामेंट्री सेशन होती है, जानते हो इंडिया में 3 तरीके की सेशन मोस्टली होती है, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है, बट 3 तरह के सेशन होती है, बजट, मॉनसून, विंटर। कभी कभार स्पेशल सेशन भी ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडिया में, और जैसे अभी रिसेंटली हुआ था अगस्त के मंथ में, आई थिंक सितंबर में, और उसमें फिर वुमेन रिजर्वेशन बिल आया। तो ये 3-4 सेशन होते हैं। सो इसमें जो एजेंडा है फॉर पार्लियामेंट्री सेशन इज डन बाय पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट। ये इससे प्रोसीजरल सपोर्ट में आता है। इट मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग एंड प्रोसीजरल एडवाइस टू द MPs, ये उसको प्रोवाइड करता है। लॉजिस्टिक सपोर्ट में जितने भी फिजिकल इंफ्रा हैं, माइक्स, टेबल्स, एवरीथिंग, ये सारे वो देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट में रिक्रूटमेंट देखता है, ट्रेनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टाफ, बजट मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन विद इन वेरियस कमेटीज, जितनी भी कमेटीज़ होती है पार्लियामेंट्री की, वो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट में आता है। इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च में जितने भी MPs होते हैं, अगर उनको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, डेटा चाहिए, सो उनको रिसर्च करके प्रोवाइड करता है टाइम टू टाइम बेसिस पे। इट ऑल्सो ऑफर लैंग्वेज सर्विसेज, दैट इज ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई अदर MP हिंदी में बोल रहा है, अदर MP को उसको ट्रांसलेशन किसी और लैंग्वेज में चाहिए, सो लैंग्वेज सर्विसेज भी कौन प्रोवाइड करता है? इट इज़ डन बाय पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट। एज वेल एज ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन, पहले लोकसभा TV था, एज वेल एज राज्यसभा TV था, अब यह आपका संसद TV हो गया। तो ब्रॉडकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन को कौन देखता है? इट इज़ डन बाय दिस पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट। दीज आर द वेरियस फंक्शंस। इससे कुछ ओरिजिन और स्ट्रक्चर के भी रिलेटेड में डेटा है, मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, यू कैन सी इट बाय योर सेल्फ। स्टाफ के अपॉइंटमेंट पे आए। सो द पार्लियामेंट इज स्पेसिफाइड टू मेक अ लॉ टू रेगुलेट द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू द सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को इसका लॉ बनाने का इजाज़त है, बट ऐसा कोई लॉ बनाया नहीं गया है, एंड दिस अपॉइंटमेंट्स आर डन अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है,
सेक्रेटरी जनरल से बात करें तो देयर आर 2 सेक्रेटरी जनरल्स, वन इज़ फॉर लोकसभा, वन इज़ फॉर राज्यसभा. अपॉइंटेड, दे आर अपॉइंटेड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स. अगर लोकसभा में अगर सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करना है तो वही स्पीकर करते हैं, राज्यसभा में करना है तो वो वाइस प्रेसिडेंट करते हैं, बिकॉज दीज आर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द बोथ हाउसेज रिस्पेक्टिवली. सेक्रेटरी जनरल का फंक्शन होता है इज टू रेंडर एडवाइस टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, दैट मीन्स स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट, on all matters relating to the house, running the house and the committees. पोजीशन में उनका जो पे स्केल है, पोजीशन है, स्टेटस है, इज इक्विवेलेंट टू द पोस्ट ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी, दैट मीन्स हाई रैंकिंग ऑफिशियल, हाई रैंकिंग, हाईएस्ट रैंक, हाईएस्ट ऑफिशियल. सो बहुत ज़्यादा इनका हाई पोजीशन रहता है. द सेक्रेटरी जनरल इज ओनली आंसरेबल टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. ठीक है, अगर लोकसभा के हैं तो वो स्पीकर, राज्यसभा के हैं तो वाइस प्रेसिडेंट, और ये इन्हीं को आंसरेबल होगा. क्लियर है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. काफ़ी ओल्ड टॉपिक है एंड दिस स्कीम हैज़ कंप्लीटेड इट्स 3 years. इस स्कीम ने अपना 3 years को कंप्लीट कर लिया है एंड दिस स्कीम इज सक्सेसफुल इन पुलिंग इनलैंड फिशरीज फ्रॉम ट्रेडिशनल वाटर्स एंड इन्फ्यूज टेक्नोलॉजीज़. और इसके बाद जितने भी एंटरप्राइजिंग यूथ हैं उनको वेंचर करना फिशरीज़ में, इसको भी इंस्पायर किया है दिस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में. ठीक है. डेटा की अगर बात करें, इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग नेशन एंड द 2nd लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन इन द वर्ल्ड. अबाउट दिस स्कीम, ये हाईएस्ट एवर इन्वेस्टमेंट है इन द फिशरीज सेक्टर ऑफ इंडिया. भारत की फिशरीज सेक्टर में इससे बड़ा निवेश इस स्कीम के द्वारा कभी नहीं लाया गया. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, डैट मीन्स कोविड के टाइम पे ये लॉन्च हुआ था. 3 years कंप्लीट कर लिया, डैट मीन्स 2020 में ही लॉन्च हुआ था. और दिस स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस फॉर द पीरियड ऑफ 2021 to 24-25. So the major objective of the scheme in the 5 years period is to bring blue revolution, address the critical gaps, as well as institute to give institutional credit. ठीक है. सबसे पहला कि ब्लू रिवॉल्यूशन लाना है. जब बात होती है ब्लू रिवॉल्यूशन, डैट मीन्स इट इज़ समवॉट कनेक्टेड टू वाटर. ठीक है. क्रिटिकल गैप्स, हम लोग जानते हैं इंडिया में स्कीम्स बहुत सारी हैं और स्कीम्स बहुत सारी हैं बट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है. डैट इज़ वाई रिजल्ट्स कभी बहुत बार अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होते. सो व्हाट आर द क्रिटिकल गैप्स, कौन से लूप होल्स हैं उनको फिल आउट करना, एज वेल एज क्रेडिट को फैसिलिटेट करना, ताकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं एज वेल एज जो फैक्ट्रीज़ हैं इन द फिशरीज सेक्टर ये ग्रो कर सके. ब्लू रिवॉल्यूशन कहाँ से लाया जाएगा? थ्रू फिशरीज सेक्टर. ब्लू रिवॉल्यूशन को 2015 में लॉन्च किया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर 5 years. ठीक है. सॉरी. क्रिटिकल गैप्स एड्रेस करना है, जितने भी लूप होल्स हैं इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी टेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रा, एज वेल एज मार्केटिंग, एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड करना है टू द फिशरमैन्स. ठीक है. जिससे कि इंश्योरेंस का कवरेज हो सके उनके बिजनेसेस का, एज वेल एज दे आर गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड द फैसिलिटी ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड. इसको लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंडरी एंड डेयरिंग, इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले तो हमें अपना करेंट अकाउंट डेफिसिट, दैट इज CAD, इसको कम करना है. करेंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है? एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स. अभी हमारा इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा, एक्सपोर्ट्स कम है, दैट इज़ वाई करेंट अकाउंट डेफिसिट हमारा नेगेटिव है. हमें इसको कम करना है, इसलिए हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाना होगा, दैट इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. एज वेल एज द पोटेंशियल ऑफ फिशरी सेक्टर, इसको भी हमें इन्हांस करना होगा. एज वेल एज टू डबल द फिशरमैन इनकम एंड इन्हांस द फिश प्रोडक्शन. एक्चुअली ये हो नहीं पाया बट हमें देखना है. एज वेल एज द ऑब्जेक्टिव इज़ टू स्ट्रेंथन द वैल्यू चेन, जिसमें कि आपका फिश का प्रोडक्शन अच्छे से हो सके, उसका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से हो सके, एज वेल एज क्वालिटी इंप्रूवमेंट किया जाए इन द हेल्थ ऑफ फिश. रेगुलरिटी फ्रेमवर्क, जिससे कि फिशरीज मैनेजमेंट में
एक फ्रेमवर्क बहुत अच्छे से बिल्ड हो सके और जितने भी चीज़ें हैं वो सभी स्ट्रीमलाइन हो करके अच्छे से बिजनेसेस में कंट्रीब्यूट करे। एज वेल एज इन्वेस्टमेंट की तो बात हम लोगों ने कर ही ली। की एरियाज ऑफ प्रायोरिटी अगर हम यहाँ पर देखें कि ये मत्स्य संपदा योजना है। मत्स्य से हमें मीनिंग समझ में आता है डैट इज समवॉट रिलेटेड टू फिश, बट यहाँ पे सिर्फ फिश नहीं है। देर आर मरीन फिशेस, देर आर इनलैंड फिशरीज, फिशरमैन वेलफेयर, इंफ्रा बनाने की भी बात हो रही है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, कोल्ड वाटर फिशरीज, ऑर्नामेंटल फिशरीज, एक्वाटिक हेल्थ मैनेजमेंट, सीवेड कल्टिवेशन, ये सारी चीज़ें हैं। 3 साल अगर इसको हो गया डैट मीन्स इट हैज़ अचीव समथिंग। सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप में इसने काफ़ी ग्रोथ अचीव किया है, टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है जिससे कि एंटरप्राइज जो यूथ है वो एंटरप्राइज कर रहे हैं इस सेक्टर में और इसमें इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। यंग वेमेन फ्रॉम द कश्मीर वैली वो भी इस चीज़ में आ रही है और ये भी एक तरह का अचीवमेंट ही है। as well as fisheries in the non-traditional areas. Almost 20,000 hectares of the fish pond area is brought under inland aquaculture. और जो फार्मर्स हैं हरियाणा एंड राजस्थान के वो कन्वर्ट कर रहे हैं सलाइन वेस्टलैंड इनटू दी वेल्थलैंड्स थ्रू एक्वाकल्चर। इसकी वजह से जो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं वो भी इंटीग्रेट हो रहे हैं इनटू दी फिशरीज। इट इज़ ऑल्सो एम्पावरिंग वुमेन। हमने यहाँ पर देखा कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम द कश्मीर वो भी एक्वाकल्चर को डेवलप कर रही हैं। ठीक है, ऑर्नामेंटल फिशरी के साथ ग्रोथ हो रहा है, पर्ल कल्चर, सीवीड कल्टिवेशन, और अभी रिसेंटली 127 करोड़ का सीवीड पार्क को लॉन्च किया गया इन द तमिलनाडु। इट इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट as well as it is ultimately it has the aim to contribute to the exports of the fisheries, and it has proven so because the cultivated cumulative fish production since 2014 was way ahead of the fish production in the previous 30 years. और 2013-14 से अभी 2022-23 तक इंडियाज द सी फूड एक्सपोर्ट्स हैव ऑलमोस्ट डबल, डैट मीन 2x हो चुका है। इसका अचीवमेंट्स भी शानदार रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस स्कीम, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा, इट इज़ अबाउट द कॉफीपोसा एक्ट ऑफ 1974। अगर आपने स्कैम 1982 मूवी या वेब सीरीज़ भी देखी होगी उसमें भी इस एक्ट का जिक्र है। तो अभी मैं जब इसे पढ़ रहा था तो मुझे वही स्ट्राइक डाउन हुआ जिसमें हर्षद मेहता कहता है कि अब मुझे कॉफीपोसा से फंसाया जाएगा। जो भी है इस पर हम नहीं जाते हैं। कुछ ऐसे न्यूज़ है, विल नॉट गो इनटू द न्यूज़, हम इस एक्ट पे फोकस करेंगे। सो द कॉफीपोसा एक्ट ऑफ 1974 इट प्रोवाइड्स फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डैट मीन्स अगर स्टेट को, डैट मीन्स अगर गवर्नमेंट को ये फील है कि एक इंडिविजुअल है रमेश, इससे कुछ ना कुछ खतरा है किसी एक पब्लिक को या फिर पब्लिक के लार्जर गुड्स को, तो इसे ये प्रिवेंटली डिटेंशन में डाल सकती है विदाउट एनी चार्जेस। ठीक है, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब सिर्फ अनुमान है कि ये लोगों के लिए खतरा बन सकता है, दैट इज़ कॉफीपोसा एक्ट, और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन को कैटर करता है। इट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंटिंग स्मगलिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये फॉरेन एक्सचेंज में ऑगमेंटेशन और उससे कंजर्वेशन एज वेल एज जो स्मगलिंग की एक्टिविटीज़ है उससे रिलेटेड जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, इट इज़ डन थ्रू कॉफीपोसा एक्ट ऑफ 1974। दिस एक्ट empowers the authorities to confiscate the properties, assets acquired through smuggling activities and exchange violation. So अगर कोई भी इसके थ्रू अरेस्ट होता है एंड इफ ही इज़ कन्विक्टेड दैट ही हैज़ डन द क्राइम, सो उससे प्रॉपर्टीज़ को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। फर्दर दे कैन बी ऑप्शनड, जितने भी एसेट्स हैं, फ्लैट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल पार्क्स हो गए, एवरीथिंग, कार्स एंड ऑल, सभी एसेट्स को अटैच किया जा सकता है थ्रू दी स्मगलिंग एक्टिविटीज़ और फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन की बात करें तो कोई भी अगर डिटेंशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, इट मस्ट बी फॉरवर्डेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन द 10 days। डिटेंशन पर्सन को भी कम्युनिकेट करने का अधिकार है विद इन 5 days और विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। डैट मीन्स जो भी डिटेंट पर्सन है वो कम्युनिकेट कर सकता है अपने घर वालों से या जिससे भी चाहे विद इन 5 days।
और अदर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में उसको 15 डेज भी किया जा सकता है। सो फॉर द मल्टीपल ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन, कोई भी एक इंडिविजुअल को 2 से ज़्यादा ग्राउंड्स पे डिटेन किया जा सकता है, और उसके बाद जो अरेस्ट है ये भी सेपरेटली इशू किया जा सकता है। इफ यू वॉच द वेब सीरीज़ ऑफ हर्षद मेहता, आपने उसमें देखा होगा कि हर्षद मेहता को एक से ज़्यादा बार एक में बेल उसे मिल गई, फिर से उसे अरेस्ट कर लिया जाता था। सो दिस वॉज द पावर ऑफ कॉफीफूसा। सो आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी सीख सकते हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो इट इज़ एप्लीकेबल बोथ ऑन इंडियन सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर्स, और फॉरेनर में वही हु आर इन्वॉल्व इन दिस स्मगलिंग ऑफ गुड्स, गोल्ड्स, नार्कोटिक्स एक्सेट्रा। द पावर ऑफ एग्जामिनिंग द डिटेंशन ऑर्डर लाइज विद द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इसको एग्जामिन करेगा दैट ये जो आपका डिटेंशन हुआ है इट इज़ राइट और रॉन्ग, क्लियर है। एंड नो डिटेंशन कैन बी हेल्ड इनवैलिड, जिसमें कि द डिटेंटी इज़ आउटसाइड द लिमिट ऑफ द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, मतलब कि मैं जो पुलिस ऑफिसर अगर महाराष्ट्र का, वो बिहार में जा कर के रेड करके उसे पकड़ता है। सो महाराष्ट्र का पुलिस ऑफिसर का अथॉरिटी तो नहीं है बिहार में, बट उस ग्राउंड पर अगर डिटेंशन हुआ है उससे इनवैलिड नहीं करार दिया जाएगा, और द प्लेस ऑफ डिटेंशन ऑफ सच पर्सन इज आउटसाइड द सेम लिमिट। तो इन सभी जो लिमिटेशंस है इसको दूर किया गया है इन दिस कॉफीफूसा एक्ट। But prior to this detention, there are several legal frameworks or the legal safeguards that are applicable or that are available to the accused, ठीक है। So इसमें है कि to protect the rights of individual detained under this protection, जैसे right to be informed कि किस ग्राउंड पे मुझे डिटेन किया गया, whether I am detained on any certain ground, उसको इससे प्रॉपर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। एज वेल एज राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, लॉयर से बात करने की इजाज़त, एज वेल एज right to make a representation against detention. So these are the legal safeguards. Similar acts में NSA है 1980 में आया था, UAPA है 1967, बहुत डिबेटेबल है, read every provision of this act, ठीक है। Prevention of illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances 1988 में एक्ट आया है, कभी कभार न्यूज़ में रहता है। Prevention of black marketing and maintenance of supplies of essential commodities act of 1980, as well as MISA, Maintenance of Internal Security Act. These are the similar acts that are regarding the preventive detention. So this was all about this article. The next article is about a portal जिसको डेवलप किया गया है by the Union Aviation Ministry, ठीक है, and it is a e-wallet payment portal that is known as भारत पोस्ट पोर्टल। अब भारत पोस्ट पोर्टल से आप क्या कर सकते हैं, तो जितने भी तरीके की फ़ीस है, फ़ाइन है, या कोई और मनी आपको गवर्नमेंट को देना रहता है, आप उस वन स्टॉप सॉल्यूशन से भारत पोस्ट पोर्टल पे जाकर यू कैन सबमिट इट, ठीक है। सो जो ट्रैफिक चलान्स हो गए या और भी जितने भी, मान लो अगर आपके पास कोई रेंटेड व्हीकल है उसका टैक्स आपको मंथली जमा करना पड़ता है, सो आप वो सारी चीज़ें उससे कर सकते हो। सो एनी फाइन और एनी मनी दैट यू वांट टू गिव टू द गवर्नमेंट यू कैन गिव इट थ्रू द भारत पोस्ट पोर्टल एंड इट इज़ अ ई वॉलेट ऑप्शन। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स and Ministry of Finance. It provides 24/7 round-clock electronic services to deposit money into the government account using internet-based payment techniques, ठीक है। It fulfills the model of government that is e-governance, effective, efficient and excellent commitment of the government. ई-वॉलेट का फैसिलिटी के बारे में बात करें तो इट इज़ अ प्रीपेड वॉलेट, डैट मीन्स आपको पहले पैसे इस पोर्टल पे अपने जो अकाउंट है इसमें डालने पड़ेंगे एंड देन you can make the payment, ठीक है। इसमें you will be provided with a unique wallet ID and that is generated for each user on the Bharat Post portal. It enabled registered users to add the fund through NEFT or RTGS. Benefits है कि add in funds in advance, but आप जानते हो कि जो वॉलेट्स होते हैं, ई वॉलेट्स होते हैं, उसमें आपको फंड्स पहले से डालना पड़ता है क्योंकि वो पोस्ट पेड नहीं है। इंस्टेंट जनरेशन ऑफ रिसीव्ड एंड चलान्स, ये आप तुरंत कर सकते हो, ठीक है। ईजी एंड विथ प्रोसेसिंग ऑफ फीस, ये भी अवेलेबल है। लिमिटेशन की बात करें सो इट इज़ ओनली अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड भारत पोस्ट यूज़र एंड नॉट अदर यूज़र्स। तो सबके लिए अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड के लिए है, ठीक है। नहीं है रजिस्टर्ड है तो हम कर लेंगे और क्या। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द पॉलिटी एंटायर ऑफ सेप्टेम्बर मंथ। इफ़ यू आर हेयर टिल द एंड, thank you for being patient in this video and
See you in the next video. Till then, take care, have a nice day, and once again thank you all of you.